नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। खबर की शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मैनपुरी में पुलिस भर्ती परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया सभी कुल 13 सेंटरों पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है और इसके लिए कानपुर प्रशासन ने तैयारियों को लेकर ब्रीफिंग भी की है। इसके साथ ही परीक्षा में अभ्यर्थियों को किन किन नियमों का पालन करना है, इसकी भी एक गाइडलाइन जारी की गई है। दरअसल कानपुर में 20 अगस्त से शुरू हो रही पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। 2 फेज में होने वाली यह परीक्षा 5 दिन में होगी। प्रथम फेज में 23, 24, 25 अगस्त व दूसरे फेज में 30, 31 अगस्त को संपन्न होगी। तो वहीं संभल में जिलाधिकारी ने पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर कहा कि परीक्षा में किसी भी तरीके की लापरवाही होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। अब बात करेंगे यूपी के मथुरा की। आपको बता दें कि आगामी श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व को देखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर श्रद्धालुओं के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों के लिए निरीक्षण करने अपर महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ पहुंचे, जहां उन्होंने मथुरा पहुंची महानिदेशक आगरा जोन आगामी श्री कृष्ण जन्म महोत्सव पर्व के दृष्टिगत श्री कृष्ण जन्मभूमि व श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के आसपास के क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही सभी अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट रहने को कहा। सुरक्षा और यातायात को लेकर उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस दोनों मिलकर अपना अपना काम करेंगे। सीएम आगमन को लेकर उन्होंने कहा कि सभी तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। साथ ही वीआईपी प्रोटोकॉल को देखते हुए श्रद्धालुओं की भी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है और ये 5291 कृष्ण जन्मोत्सव है जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और काफ़ी एंथुसियाज्म और जोश के साथ सारी तैयारियां होंगी। यहाँ तक कि सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट और यातायात प्रबंधन का सवाल है, उसके लिए पुलिस और प्रशासन के तरीके से मुस्तैद है और जोनल स्कीम यहाँ पर लागू कर दी जाएगी और सेक्टर जोन्स, पार्किंग फैसिलिटीज़, होल्डिंग एरियाज, बैरियर्स, इन सब चीज़ की व्यवस्था की गई है। संबंध में मेरे द्वारा डिटेल्ड रूप से वहाँ पर समीक्षा की गई एंड प्रबंध हैं उनमें और किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे और सुरक्षात्मक रूप से और कैसे जाकर कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों पर चर्चा की जी। उन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए दृष्टिगत रखते हुए व्यवस्था की जा रही है और इसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि वीआईपी प्रोटोकॉल भी होता है और जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी इस तरह से आम जाने मानस को इस तरह की असुविधा न हो, उनका भी दर्शन का चालू होगा, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। जी फेरबदल तो नहीं कहूँगी, उसमें और इजाफा इन्फोर्समेंट जैसे मैंने कहा इन्फोर्समेंट किस तरह से हम कर सकते हैं अपनी व्यवस्थाओं में, उसी को डिस्कस किया। अब बात करेंगे यूपी के चंदौली की। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने बीजेपी कार्यालय से आक्रोश जुलूस निकाला। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार का विरोध करते हुए बीजेपी नेताओं ने हिंदू संगठनों के साथ एकजुट होकर जुलूस निकालकर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार का विरोध किया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष ने सभी संगठनों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने और अपने विरोध जताने का आह्वान किया। इसके साथ ही बीजेपी कार्यालय का जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्यक्रम समापन करने की घोषणा की गई। यह कार्यक्रम बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचार के खिलाफ भारत में पूरे भारत में आज हो रहा है, जिसमें हिंदू रक्षा समिति जनपद चंदौली के तत्वाधान में चंदौली ये यहाँ यूनियन बैंक से होते हुए कमलापति त्रिपाठी हॉस्पिटल से होते हुए फिर उस पार के थाने से होते हुए फिर यूनियन बैंक में यहाँ समापन का हम लोग राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के बाद कार्यक्रम समाप्त। अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की। आपको बता दें कि यूपी के कानपुर में विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि जिहादी तत्व के लोग उत्पीड़न कर रहे हैं। बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रसित है। निर्वाचित प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र देने और देश छोड़ने के बाद अराजक तत्व हावी हो गए हैं। कानून व्यवस्था सर्वथा निष्प्रभावी हो चुकी है। इस अराजक स्थिति में वहां के जिहादी तत्वों ने हिंदू समाज का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न करना शुरू कर दिया है।
ये बात गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद के कानपुर प्रांत के प्रांत मंत्री राजू पोरवाल ने सरसैया घाट से निकाली गई विरोध यात्रा में कही। बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से हिंदू अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों को नुकसान पहुंचाया गया। पूरे बांग्लादेश में हर जिले में विभिन्न कुकृत्य होने की सूचना सामने आई। कट्टरपंथियों के निशाने से शमशान तक नहीं बचे हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने विरोधी नारेबाजी करते हुए कहा कि मंदिरों को भारी क्षति पहुंचाई गई है। विश्व हिंदू परिषद ने भारत सरकार से यह आग्रह किया है कि वह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए। देखिए, आज हिंदू रक्षा समिति कानपुर नगर के द्वारा बांग्लादेश में जिस तरह के हिंदू, खास करके वहाँ की जो हिंदू बहन बेटी हैं, उनकी आबरू लूटी जा रही है, उनके वस्त्र उतार के उनके पिता और उनके भाइयों, उनके घर के लोगों के सामने उन्हें बलात्कार किए जा रहे हैं, वहाँ के मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है, वहाँ के हिंदुओं की संपत्ति लूटी जा रही है। ये भयंकर दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदू समाज बहुत आक्रोश में पूरी दुनिया में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, वहाँ भी हिंदू प्रोटेस्ट कर रहा है। और भारत में तो बहुत संख्या में हम लोग हैं, लगभग 100 करोड़ लोग हैं। आज कानपुर ने वो करके दिखाया है, इससे सभी हिंदुओं को सीख लेनी चाहिए। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं संतों के अगुवाई में, लाखों की संख्या में। आज कानपुर में सरसैया घाट है जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, यहाँ पे पूरी सड़क भरी हुई हिंदुओं से, और हिंदुओं ने करके दिखाया है। इसी तरीके से लगातार करते रहना होगा अगर आने वाले समय में हम हमारी संस्कृति को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने आप को, अपने पुत्रों को, अपनी बहन बेटियों को, अपनी संपत्ति को, अपनी संस्कृति को, तो हमें ऐसे ही लगातार संगठन का परिचय देना होगा और इन कट्टरपंथियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की मांग करना होगा, अथवा खुद हमें मजबूत होना होगा ताकि मुंहतोड़ जवाब इनको दे सके हम लोग। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो निरंतर अत्याचार हो रहा है, भारत की सरकार के चेतावनी देने के बाद भी हिंदुओं पर, सिखों पर, अन्य अल्पसंख्यकों पर वहां जो हत्याएं और आक्रमण हो रहे हैं वो नहीं रुक रहे हैं। भारत का हिंदू समाज बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समाज के समर्थन में भारत की सरकार को बल प्रदान करने के लिए, वहां के हिंदू को नैतिक बल प्रदान करने के लिए आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने जा रहा है और हमारी ये मांग है कि सरकार कठोर कार्रवाई करे। बात करेंगे यूपी के शामली की। आपको बता दें कि थाना भवन थाना क्षेत्र में छात्र व उसके परिजनों का निजी स्कूल अध्यापक और विभागीय अधिकारियों के कहने पर भी टीसी न देने के मामले को लेकर अखिल भारतीय परिषद की कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहां उन्होंने सड़कों पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोड जाम कर दिया। वहीं कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे मार्ग पर जाम लगाया, जहां स्कूल प्रशासन की हठधर्मी के चलते विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय परिषद की कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। वहीं पुलिस की मौजूदगी में स्कूल प्रशासन और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। ये डीपीएस स्कूल जलालाबाद में है। इसमें पिछले 1 माह से प्रकरण चल रहा है, जिसमें जो प्रकरण अब तक सामने निकल के आया है वो ये है, बच्चे को फीस तो लेते प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके माध्यम से उसका परीक्षा कराने में भी डिले करी गई, एवं जो अपने अभिभावक उस छात्र के हैं उनका शोषण करने का काम विद्यालय प्रशासन द्वारा किया जा रहा था। अभिभावक द्वारा बड़े ही परेशान होने के बाद जिलाधिकारी महोदय को एक शिकायती पत्र दिया गया, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने 3 आदमियों की एक जांच समिति बनाई, जिसमें एबीएससी साहब जांच समिति के प्रमुख थे। उनके द्वारा पत्राचार विद्यालय से, अभिभावक से होने लगे। उन पत्राचार के माध्यम से बातचीत विद्यालय से पिछले 1 माह से चलती आ रही है। उस विषय को इतना बढ़ा दिया गया, उस विषय में इतनी बातचीत बढ़ गई कि जो हमारे अभिभावक हैं उन्हें हार्ट अटैक की समस्या पिछले कुछ दिनों पहले हुई। क्या ऐसा मामला छात्रों के बीच में हो रहा है? क्या ऐसी बातचीत छात्रों के बीच में चल रही है जो छात्रों के अभिभावक को हार्ट अटैक जैसी समस्या या इतना मेंटली डिस्टर्ब कराया जा रहा है? ऐसा क्या इतना स्तर शिक्षा का गिर गया कि जो विद्यालय इतनी बुरी हरकतों से छात्रों को, अभिभावकों को हरेस करने का काम कर रहा? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जनपद शामली के जलालाबाद के थाना भवन के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन से भी न्याय की मांग अभिभावकों ने की। जब वहाँ से कोई निर्णय नहीं आया, अभिभावकों ने न्याय की मांग हमसे भी करी, क्योंकि एक छात्र प्रतिनिधि मंडल होने के नाते, छात्र संगठन होने के नाते आज हम यहाँ बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं जो कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा अब तक नहीं हो पाई, उस कार्रवाई को कराने में थोड़ी सी हम भी पहल अपनी करें।
उस कार्रवाई की चाहते हैं। कब तक रहेगा ये धरना जब तक रहेगा जब तक विद्यालय प्रशासन अपनी गलती नहीं माने। और टीसी की बात आई थी, परिजन टीसी मांग टीसी काटने की नौबत आ क्यों रही है? सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो विद्यालय पे पड़ता है ये। आप इतना अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? जो विद्यालय तो टीसी कटा के ही विद्यालय से जाना पड़ रहा है, क्यों इतना अरेस्ट कर रहे हैं? ऐसा शिक्षा का दर क्यों गिरा रहे हैं जो सेशन के बीच में टीसी कटवा के दूसरे विद्यालय में जाना पड़े? सबसे बड़ी बात, जब परिजन परेशान है, उसके साथ ज़्यादा समस्याएं हैं, तो टीसी भी विद्यालय प्रशासन को उतार के देनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपके शोषण से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुका है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की, जहां तहसील बिलारी में उप जिलाधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन अराजकनैतिक गुट के किसानों ने गन्ना भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही धरने पर बैठ गए। वहीं महेंद्र सिंह रंधावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बताया कि लक्ष्मी शुगर मिल बिलारी पर किसानों का 37 करोड़ रुपए बकाया है। तो वहीं उप जिलाधिकारी विनय कुमार ने शीघ्र भुगतान कराने का किसानों को आश्वासन दिया। देखिए, ऐसा इस महीने हमें बड़े जैसे मुझे 4 करोड़ रुपये चला गया, 6 से 7 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस महीने में और करने जा रहे हैं। और बाकी जो हमारे पास चीज़ें को कैसे किया जाएगा और जल्दी से जल्दी किसानों का बकाया कितना बकाया, इस समय हमारे पास मोटा मोटी करीब 37 करोड़ रुपये बकाया, इसमें से 6-7 करोड़ रुपये आप चलाएगा, 6 से 7 करोड़ रुपये आधी इस महीने दे देंगे, और उसके बाद जो बच रहा है उसको 30 से उसमें निपटाएंगे। भारतीय किसान यूनियन राजनीति के प्रतिनिधि मंडल द्वारा इस तहसील में उपस्थित होकर धरना किया गया तथा उनके द्वारा जो किसानों से जुड़ी मुख्य समस्याएं हैं उन पर प्रशासन को उनसे अवगत कराया गया, तथा इस संबंध में अन्य जो पदाधिकारी भी हैं जैसे BDO हैं, चीनी मिल के प्रतिनिधि भी, तो तमाम लोग उपस्थित रहे। मुख्य रूप से किसानों द्वारा जो गन्ना मिल भुगतान को लेकर समस्या है उसको अवगत कराया गया। इस संबंध में सार्थक वार्ता हुई। हम प्रयास करेंगे कि समयान्तर्गत किसानों का भुगतान हो सके। फिर किसानों द्वारा खतौनी जो बनाई गई है उसमें कुछ कमियाँ रह गई, उनको दूर करने के संबंध में भी अपनी शिकायत रखी गई। इसके साथ साथ जो जल जीवन मिशन की टंकी बनाने के कारण कई रोड्स खराब हैं उसके संबंध में बात की गई। कुंदरकी में कुछ गाँवों में जो मोटर्स हैं उनकी चोरी के संबंध में बात की गई। सभी विषयों पर हमने सभी विभागों से बात कर ली है और हम अपने सार्थक प्रयास करेंगे किसानों की जो किसी प्रकार की असुविधा। सभी प्रशासन का प्रयास है और सभी किसान संगठनों के द्वारा भी यही बार बार बात उठाई जा रही है कि हम अगले सीजन के प्रारंभ होने से पूर्व जो है समस्त भुगतान कर लें, जिससे अगले साल जब क्रशिंग सीजन शुरू हो तो किसी प्रकार का बकाया न रहे। सर, इस माह कितने भुगतान की बात कही गई प्रशासन? लगभग कुल 38 करोड़ भुगतान है। अभी जो अगस्त महीने में उन्होंने किया है वो 4 करोड़ किया है। उनके द्वारा अभी जो आश्वासन दिया गया वो 11 करोड़ का दिया गया, जिस पर हम और भी फर्दर बात करेंगे। मांग की तो सबको पता है, सबसे पहला मुद्दा तो मील का है। और भाई हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि ये ग्रुप किसानों को इतना क्यों तंग कर रहा है। आप बताइए, एसडीएम महोदय भी यहाँ बैठे हुए हैं। एसडीएम महोदय बता मैं कि क्या बिजली के बिल हम पर रुके हुए हैं? क्या कोई हमारी किसी तरह की भी देय है या हमारा क्रेडिट कार्ड है बैंक से? क्या वो हमारी ऋण माफ़ी हो गई है कि भाई जब ये पैसा नहीं दे रहा तो माफ़ हो गया? तो भाई हम क्या करें और कहाँ जाएं? भाई शासन प्रशासन से अगर अपनी बात ना कहें, इसीलिए सारे लोग बिलारी के इकट्ठे हुए हैं। इन लोगों को परेशानी है, तमाम दुख है। भाई एक बात बताओ कि आज बीमारी भी है, आज लड़की की शादी भी है, मरना भी है, जीना भी है, बिजली का बिल भी है, हमें किसान क्रेडिट कार्ड भी है, पढ़ाई है बच्चों की। बताओ कोई सा स्कूल से हमें छुट्टी दिवा दो कि भाई कोई पैसा नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ों को लेने के बाद और भी मुद्दे हैं। अभी अध्यक्ष जी ने बताया वो कोई नरेगा का है क्या है, और एक कोई पाइपलाइन है कि भाई वो उनकी जिम्मेदारी है। जब वो पाइपलाइन दबा रहे हैं रोड में तो रोड दुरुस्त कौन करेगा? क्या कोई गांव का अलग से आदमी आएगा? ये उनकी जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन की भी देख रेख में काम है, प्रशासन को देखना चाहिए।
अब बात करेंगे यूपी के संभल की। आपको बता दें कि जल भराव की समस्या से जूझ रहे नगरवासियों ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि चंदौसी नगर में जल भराव की समस्या से जूझ रहे नगरवासियों ने जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया को शिकायती पत्र दिया है। नगरवासियों का कहना है कि वार्ड नंबर 4 हनुमानगढ़ी में जल भराव होने पर नगरवासियों ने नगर पालिका अध्यक्ष से मिलकर शिकायत की, तो नगर पालिका अध्यक्ष ने वार्ड नंबर 4 हनुमानगढ़ी को नगर पालिका से बाहर बता दिया। फिलहाल मामले को लेकर जिलाधिकारी ने नगरवासियों को जल भराव की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। बात करेंगे यूपी के मथुरा की। आपको बता दें कि मथुरा थाना गोविंदनगर पुलिस व एसओजी की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है, जहां मकान में चोरी करने वाला सिक्कलगिर गैंग 25,000 के इनामी वांछित बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। वहीं आरोपियों के कब्जे से लाखों के आभूषण, 5500 रुपए नकदी, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद किए गए। वहीं पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी और एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं इनका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बदमाश जो है ISBT के पास में वो चोरी का प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस सूचना पर एसओजी टीम और गोविंदनगर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इनको से मुठभेड़ हुआ, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी, एक बदमाश को पकड़ लिया गया है, एक बदमाश भागने में भाग गया। जो इनसे पूछताछ की गई, जो इंजर्ड है उसका नाम शिवा सिंह पटवा है और एक जो आदमी है उसका नाम है परमानंद है। ये पूछताछ में पता चला कि जो शिवा सिंह है उस पर 25,000 रुपये के नाम हमारे वहाँ से है। ये हमारे 5 तारीख को जो चोरी हुई थी उसमें ये वांटेड है। ये बदमाशों से यहाँ मौके से जो एक मोटरसाइकिल चोरी की मिली है, इनके पास में जो चोरी का सामान बरामद हुआ है और जो इन्होंने पुलिस पर फायर किया था वो तमंचा और 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस मिले हैं। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जो इंजर्ड है वो उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। बाकी इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बारे में जो चीज़ जानकारी और आएगी और इसमें जो इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे यूपी के रुपहीडीहा की, जहां पर भारत नेपाल बॉर्डर पर नशे का कारोबार परवान चढ़ा हुआ है, जहां विशेष समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार कर रहे हैं और ये लोग युवाओं को नशे की लत में धकेल रहे हैं। तो वहीं अब रुपहीडीहा नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी ने नशे के कारोबारियों के लिए ऑपरेशन चलाया है। रुपहीडीहा नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के जवान लगातार स्मैक की बरामदगी कर नशे के कारोबारियों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं। एसएसबी के जवानों ने 2 युवाओं के पास से लाखों के स्मैक की बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। अब बात करेंगे यूपी के हरदोई की। आपको बता दें कि जिले में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां कोतवाली शहर इलाके से मिल रही कॉलोनी निवासी मौसा के घर रक्षाबंधन के पर्व पर गई भतीजी को मौसा बहला फुसला कर ले गया, फिर शादी के लिए दबाव डाला, जिस बात को न मानने पर आरोपी युवती की तय हुई शादी से नाराज होकर उसे मौत के घाट उतार दिया। परिजनों को जब अपनी बेटी नहीं मिली तो उन्होंने आरोपी मौसी के घर पर जाकर जमकर हंगामा किया और पुलिस को सूचना दी। बाद में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद आरोपी मौसा ने घटित वारदात को स्वीकार करते हुए घटना से पर्दा उठाया। फिलहाल एसपी हरदोई नीरज कुमार जादौन ने घटना की विस्तृत जानकारी दी है। 22 अगस्त को रामसागर पांडे ने कोतवाली सिटी थाने पर आकर तहरीर दी कि उनकी लड़की मानसी पांडे को उसका सगा मौसा मणिकांत द्विवेदी बहला फुसला कर कहीं ले गया है। इस तहरीर पर पुलिस ने तत्काल अभियोग दर्ज किया तथा मानसी पांडे की तलाश शुरू की। मौसा मणिकांत द्विवेदी को पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की तो उसने ये बताया कि मानसी पांडे से उसका अफेयर पिछले 2 वर्ष से चल रहा था। मानसी पांडे कहीं और शादी करना चाहती थी, इसी कारण उसने मानसी पांडे की गला दबाकर हत्या कर दी है। मणिकांत द्विवेदी की निशानदेही पे मानसी की डेड बॉडी को एक कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन मकान से बरामद कर लिया गया है। उसने वहाँ पे गड्ढे में डेड बॉडी को छुपा दिया था। तो साथ ही साथ उसने पुलिस को भ्रमित करने के लिए मानसी पांडे के मोबाइल फ़ोन को चलती हुई बस में डाल दिया था, जिससे पुलिस कंफ्यूज हो जाए, इन्वेस्टिगेशन में विलम्ब हो। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा जा रहा है। मणिकांत द्विवेदी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। बात करेंगे यूपी के संभल की। आपको बता दें कि थाना धनारी के गांव गौरीपुरा के पास अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से आ रहे युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी।
फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक कुलदीप गुणावत ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की सूचना के आधार पर बारीकी से जांच कर आरोपियों की कड़ी कार्रवाई करने की आश्वासन दी गई है। थाना धनारी पे आज पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम गौरीपुरा में जो रोड पे भगवान सिंह पुत्र कालीचरण उम्र 22 वर्ष जो कि मजोला फतेहपुर से अपने गांव की तरफ अपनी पत्नी के साथ आ रहा था। रास्ते में मोटरसाइकिल सवार कुछ व्यक्ति द्वारा रोका गया और उसको गोली मारी गई है। मौके पे तुरंत मेरे द्वारा फॉरेंसिक टीम के द्वारा फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। बॉडी को मृत्यु का सही कारण जानने के लिए टीम के लिए भेजा गया है। आगे परिजनों से इसमें तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी। बाकी घटना के अनावरण के लिए पुलिस की टीम गठित की गई है। शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। अब बात करेंगे शामली की। आपको बता दें कि शामली जनपद के थाना भवन थाना क्षेत्र में एक गांव में खेत पर चारा लेने गई महिला की गैंगरेप के बाद गला दबाकर आरोपियों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। महिला की हत्या के बाद परिजनों को शव खेत पर मिला। परिजनों को मृतक महिला के कानों में कुंडल गायब और शरीर पर कपड़े अस्त व्यस्त हालात में मिले। परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जताई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया। घटना के बाद ग्रामीणों ने भारी आक्रोश है। वहीं एसएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई जारी है। घटना जी खेत में गई थी हमारी चाची जी घास लेने के लिए 5:30 बजे। हाँ जी 5:30 खेत लेने की घास ले गई थी जी। इस पर शाम के टाइम ने 1 घंटा वेट किया कि अब तक आई नहीं है। फिर खेत में देखने के लिए गए। खेत में जाके देखा खींच के उन्हें बांधे गले में एक चेरी में डाल रखी थी जी। कपड़े फटे हुए हैं ऊपर से नीचे से और कुंडल निकले हुए हैं और गैंगरेप के वो है आशंका जी। गले पे निशान है जी हल्का है। यहाँ चुन्नी बंदी होती ना जी चुन्नी की वो चुन्नी ऐसे गले में पूरी टाइट कर रखी थी जी वो है जी। ये इसलिए मैंने रखा है। हमको न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। हमको न्याय चाहिए, अपराधी सजा मिलनी चाहिए। ग्राम खौरी पुलिस स्टेशन थाना भवन सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें मैं भी आया और सारे तथ्यों की जांच पड़ताल की जा रही है। सारी टीमों को लगाया गया है कि घटना में कौन लोग हैं और कैसे घटना घटित हुई। इन सारे तथ्यों की जांच पड़ताल की जा रही है। तहरीर प्राप्त करके अभियोजन की कार्रवाई और पंचनामे करके की कार्रवाई और शेष जो भी इसमें संबंधित लोग हैं घटना हुई उनके संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। 2 घंटे से रोड जाम है। अभी तो कोई सामने क्या आया है? इनका सामने घर ही है तो उसी संबंध में जो घर के सामने ही रोड है रिंग रोड है तो उनके द्वारा जो परिजन लोग हैं और सारे लोग इकट्ठे हुए हैं तो उनसे भी वार्ता करके और तत्काल बातचीत के द्वारा अपनी विधिक प्रक्रिया प्रारंभ। अब बात करेंगे बिहार की। आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा में आक्रोश यात्रा निकाली गई, जहां मंच दरभंगा के तत्वावधान में बंगाल में महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या को लेकर विरोध जुलूस निकाला गया। दरभंगा शहर के मिर्जापुर से दरभंगा टावर चौक सैकड़ों युवाओं के साथ आक्रोशपूर्ण मशाल जुलूस निकाला गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बलात्कारियों को फांसी दो, ममता सरकार होश में आओ जैसे नारे लगाए और साथ ही आक्रोश प्रदर्शन किया। देखिए जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार और उसकी लाश बंगाल तक पहुंच चुकी है। जिस प्रकार से बंगाल में जो डॉक्टर जो भगवान का स्वरूप होता है वैसे डॉक्टरों के साथ जिस प्रकार महिला डॉक्टर के साथ निर्मम रूप से रेप कर घृण्य अपराध कर उसकी हत्या कर दी गई, ये बर्दाश्त नहीं है। हम आक्रोश यात्रा मंच के तत्वाधान से सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आक्रोश विरोध प्रकट करते हैं। मैं बंगाल सरकार से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी और जिस प्रकार से डॉक्टरों को निर्मम हत्या किया गया है वैसे रेपिस्ट को वहां के जनता के हवाले करे। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हम लोगों के बीच में एक नई परिपाटी चली आई है मोमबत्ती जलाने का, उसे बंद करे। मैं बताना चाहता हूं नारी के सम्मान में पूरा सनातनी एक होते हैं। जिस प्रकार नारी के हनन पे पूरे रामायण में महाभारत हो गया था तो उस समय युद्ध के द्वारा जवाब दिया गया था
तो हम लोग कैंडल जलाकर जो परिपाटी को चालू किए हैं उसको बंद करें, इसकी घोर निंदा करें, अपने जगह से करें ताकि जहां की सरकार हो उस पर असर पड़े। अपना पकड़ राजीव प्रकाश, विश्व हिंदू परिषद, 100 जिला मंत्री, दरभंगा। अब खबर मध्य प्रदेश से है। आपको बता दें कि ग्वालियर विकास प्राधिकरण की शताब्दीपुरम फेज 2 योजना के अंतर्गत निम्न आय वर्ग के 122 हितग्राहियों को लॉटरी के माध्यम से भूखंडों का आवंटन कर दिया गया है। साथ ही ग्वालियर विकास प्राधिकरण के सीईओ नरोत्तम भार्गव ने बताया कि वर्ष 2022 के लंबित पड़े लगभग 122 हितग्राही अपने भूखंडों के आवंटन को लेकर परेशान थे। इसी को लेकर गुरुवार को लॉटरी के माध्यम से आवंटन कर दिया गया है। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। शताब्दीपुरम फेज 2 में EWS के 131 लोगों की टेंडर होनी थी, तो उसकी आज हमने प्रक्रिया की और लॉट डाल के उन लोगों को प्लॉट का आवंटन करना था। तो 122 लोगों की पूरी राशि जमा थी, उन लोगों को टोकन डाल के आज ओपनिंग कर दी, लिस्टिंग कर दी और उनको अपने प्लॉट्स के नंबर बता दिए गए। 2 वर्ष से लोग परेशान हो रहे थे, आज हमने उनकी समस्या का निराकरण कर दिया और उनको ये भी कहा है कि वो उन्हें किसी के आगे पीछे या कहीं भी अनावश्यक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी आदेश जारी करके हम तत्काल और उनके अगर वो स्लॉट बुक कराते हैं तो उनकी लीज डीड की प्रक्रिया भी शीघ्र कराई जाएगी। इस तरह के तो अन्य मैटर नहीं है, कुछ प्लॉट्स के टेंडर हमें करने बाकी हैं, तो वो उस तरह की जो शेष प्रॉपर्टी हैं वो मैं सर्च कर रहा हूँ। सर्चिंग होती ही उनके भी मैं टेंडर लगाऊंगा, लेकिन जो पूर्व से निर्मित परिसंपत्तियाँ जैसे माधा प्लाजा और अन्य कमर्शियल या रेसिडेंशियल, उनके टेंडर में फिर से लगा रहा हूँ। अब खबर ओडिशा से है। आपको बता दें कि ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बड़ई उपखंड में गुड़िया प्रखंड अंतर्गत आने वाले सोल पंचायत में स्थित कांटा मुंडा गांव अभी भी दुर्गम क्षेत्र में है, जहां बरसात के दिनों में नाले में पानी भर जाने से भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए उफनते नाले को पार करने के लिए ग्रामीण इस पर अपने प्रयासों से लकड़ी के पुल का निर्माण करते हैं। बता दें कि आज़ादी के 78 वर्ष के बाद भी कांटा मुंडा गांव अभी भी एक दुर्गम क्षेत्र है। घने जंगलों में 120 से ज़्यादा परिवार रह रहे हैं जो कि नालों को पार करके आवागमन करते हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से सड़क की मरम्मत कराने और उच्च गुणवत्ता वाले पुल बनाने की मांग की है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।